29 सितंबर 2008 ये वो तारीख है जो मुझे लगता है कि इस देश के हर व्यक्ति को याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी तारीख के दिन पूरी दुनिया भर में हिंदुओं को बदनाम करने की सबसे बड़ी कहानी लिखी गई थी। ये वही तारीख है जिस दिन ये तय किया गया था कि भारत में और दुनिया भर में भगवा को आतंक कैसे घोषित किया जा सकता है, भगवा को आतंकी कैसे घोषित किया जा सकता है, हिंदुओं को आतंक की कहानी में कैसे गढ़ा जा सकता है। और उस दिन मिलकर ये तय करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसे महाराष्ट्र के मालेगांव बम ब्लास्ट का नाम दिया गया। आज एनआईए की अदालत ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है और अपने फैसले में अदालत ने कहा कि इस मामले में जिन 7 आरोपियों को मुजरिम बनाया गया था, उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे, वो तमाम आरोपियों को बाइज्जत बरी किया जाता है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर शामिल हैं, जिसमें रिटायर्ड कर्नल पुरोहित शामिल हैं, जिसमें रिटायर्ड मेजर उपाध्याय शामिल हैं और इसके अलावा कुल मिलाकर 7 लोग शामिल हैं। सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया और अदालत ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन 29 सितंबर 2008 और उसके बाद 26 नवंबर 2008 मालेगांव का बम ब्लास्ट और फिर मुंबई में हुआ पाकिस्तान के आतंकवादियों का आतंकी हमला, इसके बीच की शायद कहानी हर किसी को नहीं पता, लेकिन अब इस कहानी से पर्दा उठने लगा है। अब वो सच सामने आने लगा है, जिस सच को छिपाने के लिए 17 सालों तक इस देश के कुछ विपक्षी दलों ने एक ऐसी घटिया और एक ऐसी मनगढ़ंत और एक झूठी कहानी इस देश में रची, जो कहानी दुनिया भर में भारत को और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक साजिश थी। पूरी साजिश क्या थी और कैसे राहुल गांधी की चाहे बात हो, चाहे सोनिया गांधी की बात हो, दिग्विजय सिंह की बात हो, पी चिदम्बरम की बात हो या सुशील कुमार शिंदे की बात हो, ये तमाम राजनेता इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मशक्कत करते रहे, लेकिन आखिरकार अदालत सबसे बड़ी होती है और अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए इन तमाम कहानियों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया और हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत पर मुहर लगा दी है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इस मामले में आज बरी कर दिया गया, उनके साथ जो 6 और आरोपी थे उन्हें भी बरी कर दिया गया और अब इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि अगर अब अदालत ने कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर या जिन्हें आरोपी बनाया गया था उनका लेना देना है, तो 17 सालों तक लेना देना जब नहीं है तो 17 सालों तक इस आरोप को और इस पूरे मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर जो विपक्षी दल भगवा आतंक की थ्योरी रचते रहे, जो विपक्षी दल हिंदू आतंक की थ्योरी रचते रहे, अब उनका क्या होगा। मैं आपको बताता हूं शुरुआत से। यह वक्त था 29 सितंबर 2008 का, रमजान का महीना चल रहा था और अगली सुबह नवरात्रि की शुरुआत होनी थी, यानी कि बैठकी की शुरुआत होनी थी। महाराष्ट्र का मालेगांव है, ये नासिक से करीब 100 किलोमीटर दूर पड़ता है और इसका एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका था जहां अमूमन मुस्लिम आबादी रहती है। वहां पर एक ब्लास्ट होता है, बम ब्लास्ट होता है, जिसमें 6 लोगों की मौत होती है, करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस मामले में एटीएस ने जांच शुरू की। महाराष्ट्र के एटीएस ने जांच शुरू की तो उसने सबसे पहला जो आरोपी बनाया, उसने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आरोपी बनाया और कहा कि भाई ये जो मामले में बम ब्लास्ट हुआ है, इसमें जो बाइक इस्तेमाल हुई है वो प्रज्ञा ठाकुर की है। एटीएस ने प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। प्रज्ञा ठाकुर के अलावा सेना के कुछ रिटायर्ड अधिकारी थे, जिसमें रिटायर्ड कर्नल पुरोहित थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, इसके अलावा रिटायर्ड मेजर उपाध्याय थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और कुल मिलाकर 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इनमें से ये 7 अभी तक इस मामले में आरोपी बनाए गए थे। कहानी रची गई जिसमें कहा गया कि प्रज्ञा ठाकुर की बाइक का इस्तेमाल हुआ। प्रज्ञा ठाकुर ने दूसरे व्यक्ति को कहा कि मैं तमाम आपको जिम्मेदारी सौंपूंगी, आपको ये करना है। और इसके अलावा कर्नल पुरोहित ने जम्मू कश्मीर से आरडीएक्स का पूरा बंदोबस्त किया, बम ब्लास्ट किया, बम बनाया, अलग अलग थ्योरी रची गई। लेकिन ये तमाम थ्योरी तब झूठी साबित हो गई जब ये पूरा मामला एटीएस के बाद एनआईए के पास पहुंचा। 3 सालों के भीतर
इन तमाम लोगों को आरोपी बना दिया गया, इनका जो कनेक्शन था वो आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया गया, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर का अभिनव भारत संस्था का नाम हो, और धीरे धीरे राजनीतिक जो सुगबुगाहट थी वो तेज हो गई। एक तरफ एटीएस इस बात को साबित करने में पूरी तरह से तुला हुआ था कि ये जो बम ब्लास्ट हुआ है मालेगांव का, उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं और ये जो रिटायर्ड मेजर हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, सेना के अधिकारी हैं, इन तमाम लोगों ने मिलकर इस आतंक को, यहाँ पर आतंकवादी घटना को जन्म दिया, इसको अंजाम दिया। और पीछे थ्योरी ये रची गई कि जो कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठनों के द्वारा ऐसी घटनाएं देश में होती थी, उसके जवाब में हिंदू आतंक की यहाँ पर एक थ्योरी रच दी गई। अब उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में, सोनिया गांधी अघोषित तौर पर प्रधानमंत्री थी ही, भाई उनकी तूती बोलती थी। चेहरे प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह थे। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। राजनीति में अचानक एक नई थ्योरी शुरू हुई। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने एक कहानी गढ़ना शुरू कर दी और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो हमला हुआ है मालेगांव बम ब्लास्ट का, ये भगवा आतंक का नतीजा है, ये हिंदू आतंक का नतीजा है। बड़ा मुझे आज ये सोचता हूं तो हैरानी होती है कि एक ऐसा देश भारत है दुनिया में जिस देश ने कभी दूसरे मुल्क पर, उसकी सीमाओं पर नजर भी नहीं डाली। इस देश ने 800 साल की गुलामी झेल ली, लेकिन इस देश ने कभी दूसरे देश को गुलाम नहीं बनाया। उस देश के हिंदुओं को आतंक कहा गया, आतंकी कहा गया, भगवा आतंकी कहा गया, और कांग्रेस पार्टी ये कहकर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को मजबूत करने लगी। सीधी सी बात है, मुस्लिमों को खुश करना था, क्योंकि ये जो बम ब्लास्ट हुआ था वो मुस्लिमों के इलाके में हुआ था, मुस्लिम आक्रोशित थे, दुखी थे, और कांग्रेस को इससे बेहतर यहां पर कोई भी विकल्प नहीं मिला। लेकिन अब तो ये भी सवाल उठने लगा है, क्योंकि अदालत का फैसला आ गया है और अदालत ने कह दिया कि भाई जो आरोपी आपने लेकर आए थे ये आरोपी तो है ही नहीं। तो अब ये भी सवाल यहां पर आएगा कि आखिर ये बम ब्लास्ट किसने करवाया था, और क्या ये बम ब्लास्ट सिर्फ इसलिए करवाया गया था क्योंकि देश में भगवा आतंक की एक थ्योरी रची जा सके। दिग्विजय सिंह के बयान उस वक्त खूब निकल कर सामने आए, सुशील कुमार शिंदे ने भी खूब कहा, हालांकि बाद में वो रुक गए। सोनिया गांधी ने कहा, पी चिदम्बरम ने कहा, धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हिंदू आतंकवाद भी होता है, भगवा आतंकवाद भी होता है। लेकिन साल 2011 में एटीएस से ये जांच ले ली गई एनआईए के द्वारा। एनआईए ने लगातार ये जांच की और एनआईए की जांच में आज अदालत ने पाया कि भाई ये पूरी जो प्लॉटिंग की गई थी ये झूठी प्लॉटिंग थी। जो सबूत तैयार किए गए थे वो सबूत झूठे थे। ना तो ये बाइक प्रज्ञा ठाकुर की है, ये साबित कर पाई पुलिस, ना तो प्रज्ञा ठाकुर ने ये बम ब्लास्ट करवाया या उनका जो कर्नल पुरोहित थे या मेजर उपाध्याय थे उनके साथ किसी तरह का इस तरह का तालमेल हो रहा था, ये भी साबित नहीं हो पाया, और कुल मिलाकर सभी को बरी कर दिया गया। अब आप दो चीज समझिए, जब यह बम ब्लास्ट हुआ था तारीख थी 29 सितंबर 2008 और इसके 2 महीने बाद ही मुंबई में एक और बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था। मैं 26/11 की बात कर रहा हूं, जब अजमल आमिर कसाब को पकड़ा गया था। शायद उस वक्त चर्चा नहीं हुई क्योंकि आपने तो मालेगांव बम ब्लास्ट को भगवा आतंक करार दिया गया था और जो मुंबई का हमला हुआ उसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ गया था। लेकिन एक चीज जो निकलकर सामने आई थी, जब 26/11 का अटैक हुआ तो भी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने इसको आरएसएस के साथ जोड़ने की कोशिश की, इसको हिंदू आतंकवाद के साथ जोड़ने की कोशिश की। और आपको याद होगा कि जब अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया था और जब उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी तो उसके हाथों में हिंदुओं का पवित्र भगवा रक्षा सूत्र भी नजर आया था। और ये रक्षा सूत्र देखकर ये अनुमान लगाया गया कि जो नैरेटिव गढ़ा जाना था 26/11 के पीछे वो ये था कि आप आतंकी हमला कीजिए मुंबई में, आप लोगों की जान लीजिए, यह भारत का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, और अगर आप बचकर निकल जाते तो आपकी तस्वीरें सामने आती जिसमें आप भगवा रक्षा सूत्र पहने हुए नजर आते, और इससे जो हिंदू आतंकवाद की नैरेटिव थी, कहानी थी, जो झूठी कहानी थी, जो भगवा आतंकवाद की झूठी कहानी थी, ये और भी पुख्ता हो जाती और दुनिया भर में ये साबित कर दिया जाता कि कहीं ना कहीं हिंदू भी आतंकवादी हैं और ऐसी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दोनों घटनाओं को आप देखिए। भाई मालेगांव में तो आपने प्रज्ञा ठाकुर को आरोपी बना लिया। प्रज्ञा ठाकुर को आरोपी क्यों बनाया गया था इसका आज तक एटीएस सबूत नहीं दे पाई, इसका आज तक कोई सबूत पुलिस नहीं दे पाई। अब आरोपी से बरी हो गई है वो। अगर
प्रज्ञा ठाकुर को बिना किसी सबूत के आरोपी बनाया गया था, तो ये दबाव किसने बनाया था एटीएस के ऊपर, ये साजिश किसने रची थी, और फिर मालेगांव के बाद 26/11 की। तो क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई कनेक्शन था? मुझे लगता है कि अब जांच एजेंसियों को यह भी देखना चाहिए, क्या मालेगांव की घटना की तरह ही जो 26/11 की आतंकी घटना थी, दोनों के बीच कोई तालमेल था? पहली घटना मालेगांव की गई थी और भगवा आतंकवाद की थ्योरी फैलाने की कोशिश की गई थी, उसमें आपने आतंकी बना दिया हमारी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, जो बेचारी बेकसूर निकली, 17 साल की उन्होंने प्रताड़ना झेली। और उसके बाद जब 26/11 का आतंकी हमला सामने आया, तो आपने अजमल आमिर कसाब को भगवा रक्षा सूत्र पहना दिया। तो भाई 26/11 की कहानी तो सबको पता है, पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन था। तो क्या मालेगांव बम ब्लास्ट में भी पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन था, या देश में किसी तरह से राजनीतिक जो एजेंडा फैला, जो प्रोपोगेंडा फैला भगवा आतंक का, उसका कोई कनेक्शन था? जांच एजेंसियों को अब ये तलाशना होगा कि मालेगांव बम ब्लास्ट के पीछे की कहानी किसने लिखी थी, और उससे उपजा ये जो नैरेटिव गढ़ा गया था, ये नैरेटिव भी किसने गढ़ा था। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन ही सदन में कहा था कि एक हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। 26/11 को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान का उन्होंने जिक्र किया कि भाई आप हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भारत में होता आया है, और इसका एक सीधा सा मकसद है। हिंदू एक बेहद ही सरल, बेहद ही शांत और अहिंसा को अपनाने वाला धर्म है, जो दुनिया भर में ये संदेश देता है कि आप अहिंसा को अपनाइए, आप शांति को अपनाइए, आप धर्म को अपनाइए। लेकिन दुनिया में एक और थ्योरी है, और ये थ्योरी है कट्टर इस्लामिक आतंकवाद की। भाई इस थ्योरी के चलते इन तमाम विपक्षी दलों को बहुत नुकसान होता है। जब देश में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और जब नाम निकलकर सामने आते हैं, मैं आपको आज ही बता रहा हूं कि झारखंड की एक युवती पकड़ी गई है। ये युवती कर्नाटक के बेंगलोर से पकड़ी गई है। आज आप अखबार उठाइएगा सुबह सुबह का, आपको उसका मैं नाम भी बता दूंगा। तो आप देखेंगे कि ये लड़की अलकायदा के साथ इसका कनेक्शन पाया गया। इस लड़की का नाम क्या है? ये मुस्लिम धर्म से है। इसका जो कनेक्शन पाया गया है वो अलकायदा से पाया गया है। तो भाई इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती तो क्या संदेश जाता है? एक धर्म के प्रति ये संदेश जाता है। लेकिन हिंदुओं को लेकर ऐसी कभी घटनाएं सामने नहीं आती। तब ये कहानी रची गई कि भाई अगर ऐसा होगा तो हम तो तुष्टीकरण की जो अपनी राजनीति है ये आगे ही नहीं बढ़ा पाएंगे। और धीरे धीरे देश में 17 सालों तक भगवा आतंक का नैरेटिव गढ़ा गया। राहुल गांधी जैसे नेता जो अमेरिका जाकर आरएसएस की तुलना बोको हराम से करते हैं, ये भी इस भगवा आतंक के नैरेटिव गढ़ने की कहानी का एक हिस्सा है। अब धीरे धीरे देश ने समझा, और अब अदालत का जब फैसला सामने आया तो ये पूरी तरह से साबित हो गया कि भगवा आतंक जैसा कुछ था ही नहीं। भगवा आतंक जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बल्कि एक झूठी, एक मन गढ़ंत कहानी रची गई थी इस देश के हिंदुओं को बदनाम करने की। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।